11 है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि मानव में या पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। इस संख्या में देखा जाए तो 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। अब यह 46 गुणसूत्र में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहले समजात गुणसूत्र, इनकी संख्या 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी होती है, अर्थात 44 जो गुणसूत्र हुए वह समजात गुणसूत्र होते हैं। और यह सभी XX प्रकार के होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं और इन गुणसूत्रों को कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन गुणसूत्रों के द्वारा संतानों की शरीर की संरचना निर्मित होती है। इस गुणसूत्र में संतान की शरीर की संरचना के सभी गुण पाए जाते हैं। इसीलिए जो XX प्रकार के 22 जोड़ी गुणसूत्र जो मनुष्य में होते हैं, यह कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। अंग्रेजी में कहें तो सोमैटिक क्रोमोसोम। इनमें शरीर की रचना के गुण पाए जाते हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब 22 जोड़ी तो ये आपने हो गया। अब जो 23वां जोड़ी होता है इसे कहते हैं 23rd पेयर। 23वां जोड़ा। और जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है, यह असमजात होता है। यह कैसा होता है? असमजात होता है, मतलब समान नहीं होता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। स्त्री में यह XX टाइप का होता है, स्त्री में XX टाइप का होता है और पुरुष में XY प्रकार का यह गुणसूत्र होता है। 23वां पेयर या 23वां जोड़ा, और यह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है लिंग गुणसूत्र? क्योंकि यह जो 23वां जोड़ा है, यही लिंग का निर्धारण करता है। नर व मादा का निर्धारण यही गुणसूत्र करता है और नर व मादा के गुणों की वंशागति इसी गुणसूत्र के द्वारा होती है। इस प्रकार से आपने मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की आधारभूत बातें जान ली हैं। इसको आप अच्छे से समझ लें, याद करें, तभी आप लिंग निर्धारण के अगले चरण में प्रवेश करेंगे और अच्छे से फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ आपने जाना, संक्षिप्त में मैं बताऊं तो, कि मनुष्य में या मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ी या 46 होते हैं। यह गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, समजात और असमजात। जो समजात गुणसूत्र होते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं, और यह गुणसूत्र स्त्री व पुरुष दोनों में एक समान होते हैं और XX प्रकार के। यह गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी होती है, 1 से 22 तक जोड़ी होते हैं, और टोटल संख्या देखा जाए तो 44 गुणसूत्र होते हैं जो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। इनका सिर्फ इतना ही कार्य है कि संतान की शरीर की संरचना के गुण सभी इसी गुणसूत्र में
नेक्स्ट है इसका जो 23वां जोड़ा है, 1 से 22 तक यहाँ कंप्लीट हुआ। अब 23वां जोड़ा आएगा, 23rd पेयर या 23वां जो जोड़ा होगा, यह कौन से होंगे? 45 और 46। ये दो गुणसूत्र होंगे, 45वां और 46वां, 45वां और 46वां। ये जो दो गुणसूत्र होंगे, यह स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्त्री में X प्रकार का, X प्रकार का होगा और पुरुष में XY प्रकार का होगा। मतलब 45वां और 46वां गुणसूत्र, 45वां ये है और 46वां ये है। यह स्त्री में कैसा है? एक समान है। अब पुरुष में देखिए 45वां और 46वां, 45वां ये रहा और 46वां ये रहा। 45वां होता है X, 46वां होता है Y। तो आप देखिए ये यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों में ये 23वां जोड़ा अलग अलग है, इसीलिए इसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसको नाम दिया गया लिंग गुणसूत्र। क्यों नाम दिया गया लिंग गुणसूत्र? क्योंकि इसी गुणसूत्र के द्वारा नर और मादा का निर्धारण होता है और यही नर और मादा की वंशागति भी करता है। अब आगे के स्टेप में हम जानेंगे किस प्रकार से मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। इसको बच्चों आप का काम है अच्छे से समझना। समझ लेंगे तो आप इसको अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हो और जो चीज बेटा समझ के लिखी जाती है वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहती है। और बीच में अगर 1-2 बार आपने उसको रिवाइज कर लिया तो फिर बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो फिर आप किसी को आप पढ़ा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं इसी टॉपिक। तो बच्चों अभी अब तक आपने लिंग निर्धारण के बेसिक जाने। अब आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि स्त्री और पुरुष, एक मैं बात और बताना चाहूंगा, स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र है वह X होता है और पुरुष में XY। ये रहा लिंग गुणसूत्र। ठीक है, ये लिंग गुणसूत्र स्त्री में X और पुरुष में XY प्रकार का है। अब आप ये बात जो महत्वपूर्ण है वो जानना है आपको कि जब स्त्री पुरुष के मध्य विवाह होता है, प्रजनन क्रिया होती है, तब X गुणसूत्र, हम आप X गुणसूत्र की बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि स्त्री का X अंडाणु, बहुत ध्यान से समझना है इसको, स्त्री का X अंडाणु पुरुष के, ये है स्त्री का, ठीक है, और पुरुष के X अंडाणु, X शुक्राणु से ठीक। अब देखिए बच्चों, जब स्त्री का ये यहाँ पे स्त्री के गैमेट्स बनेंगे और यहाँ पुरुष के गैमेट्स बनेंगे प्रजनन क्रिया के दौरान, स्त्री के गैमेट्स कहलाते हैं अंडाणु और पुरुष के गैमेट्स कहलाते हैं शुक्राणु। ठीक, तो देखिए बच्चों कि जब ध्यान से समझिए, जब स्त्री का X अंडाणु, ये X अंडाणु पुरुष के X शुक्राणु से ये चला है, यहां पर यह शुक्राणु ये चला, ठीक। तो स्त्री का X अंडाणु और पुरुष का X शुक्राणु, जब इन दोनों के मध्य निषेचन होगा
मध्य निषेचन होगा तब क्या होगा बच्चों? जो संतान होगी उसमें एक्स और स्त्री का और एक्स पुरुष का दोनों के गुणसूत्र आएंगे, तो यह गुणसूत्र एक्स एक्स होंगे, यह संतान है। ठीक, अब देखिए, आप जानते हैं स्त्री का गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है और पुरुष का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है। अब यहाँ जो हमें संतान प्राप्त हो रही है, ये संतान में जो गुणसूत्र है वह एक्स एक्स है, इसलिए संतान कैसी होगी? स्त्री होगी। तो यहां जब लिंगगत निर्धारण कैसे हो रहा है? दोनों के गैमेट्स जिनमें गुणसूत्रों की संख्या, जिसमें गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स है, इन दोनों के मध्य जब निषेचन हो रहा है, और निषेचन के पश्चात जो संतान प्राप्त हो रही है वह स्त्री के रूप में प्राप्त हो रही है। या हम स्त्री न लिख के इसको मादा पुत्री लिखेंगे बच्चे। यह संतान पुत्री के रूप में प्राप्त हो रही है। अब इसी का दूसरा पहलू देखिए, जब स्त्री का एक्स अंडाणु पुरुष के वाई शुक्राणु के साथ जब निषेचन करेगा तब जो संतान प्राप्त होगी उसमें गुणसूत्र क्या होंगे? एक्स वाई एक्स वाई। ये संतान जो होगी इसमें गुणसूत्र कैसे हैं? एक्स वाई प्रकार के हैं, इसलिए यह संतान पुत्र के रूप में जन्म लेगी। तो यहां बच्चों आप देखें कि स्त्री और पुरुष के मध्य प्रजनन के उपरांत इनके गैमेट्स के मध्य निषेचन के फलस्वरूप जो संतान प्राप्त हो रही है वह पुत्री और पुत्र के रूप में प्राप्त हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो देखें बच्चों, जिम्मेदार यहां पर सिर्फ और सिर्फ यह बाई गुणसूत्र है। इसी बाई गुणसूत्र के कारण यहां पर पुत्री का जन्म हो रहा है, क्योंकि शुक्राणु, यहां शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र है, तब पुत्री का जन्म हो रहा है, और यहां पर शुक्राणु में जब वाई गुणसूत्र है तब पुत्र का जन्म हो रहा है। क्यों? महिला में, स्त्री में तो गुणसूत्र एक्स एक्स प्रकार के ही होते हैं, तो इनका तो कोई फंक्शन है ही नहीं पुत्र और पुत्री के लिए। फंक्शन बच्चों किसका है? इस वाई गुणसूत्र का। अगर एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु से जाकर निषेचन करता है तो पुत्री का जन्म होता है, पुत्री का निर्माण होता है, पुत्री का निर्धारण होता है। और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु
स्त्री के X अंडाणु से संयोग करेगा और निषेचन होगा, तब पुत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है, ना कि स्त्री के द्वारा। अब हम ये तो हमने आपको भी केवल समझाने के लिए बनाया, अब हम इसका आपको रेखा चित्र द्वारा बताते हैं। बहुत सरल बच्चों, आप एक बार इसे समझ लीजिए तो आप मतलब ये जीवन भर इसको आप नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। बस अच्छे से आप इसको एक बार याद कर लीजिए, जब आप इसको 2 बार लिख लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बच्चों बेटा कोई भी टॉपिक है उसके हमें फंडामेंटल, इसके बेसिक हमें पता होना चाहिए। वही पता है तो आप समझ लीजिए जीत गए। पुरुष स्त्री दोनों होने के लिए हम पुरुष को यहाँ भी लिख सकते हैं, स्त्री को भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो सूत्र XX और ये XY, ये गुणसूत्र कौन से हैं? लिंग गुणसूत्र हैं। ये है लिंग गुणसूत्र। अब बच्चों इनके मध्य क्रॉस होगा या प्रजनन की क्रिया होगी। स्त्री में 2 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, X और X, ये बन रहे हैं युग्मक। ये मादा युग्मक कहलाएंगे और ये यहाँ पर 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, X और Y। तो ये कहलाएंगे बच्चों अंडाणु। मादा में, स्त्री में अंडाणु कहलाएंगे और पुरुष में यह है शुक्राणु कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये है क्या? युग्मक है। स्त्री में अंडाणु होते हैं और पुरुष में शुक्राणु होते हैं युग्मक के रूप में। अब देखें, जब X गुणसूत्र वाला अंडाणु पुरुष के X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मेल करेगा, निषेचन होगा, तब क्या होगा? X और X, ये पुत्री। ठीक है, फिर देखें ये X इस X से मेल करेगा, तब क्या होगा? XY, ये पुत्र। फिर जो यहाँ ये X जब इससे मेल करेंगे तो XX पुत्री, और जब ये X इस Y से निषेचन करेगा या मेल करेगा तब वो XY पुत्र। ठीक है बच्चों, क्रमशः इसको हम इन दोनों से मेल करते हैं, फिर इसे इन दोनों से मेल करते हैं। हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाए, हमसे भी हो सकता है कभी मिस्टेक हो सकती है, और ये जगह वो भी कहीं आप पकड़ सकते तो पकड़ के हमें पता ना कहाँ हुई है, अभी नहीं पहले। तो बच्चों देखिए आप कि जो पुत्री प्राप्त हो रही है, यहाँ पर भी पुत्री प्राप्त हो रही है, यहाँ पुत्र प्राप्त हो रहा है, ये 22 बना देंगे, और यहाँ पर भी पुत्र प्राप्त हो रहा है। तो पुत्र और पुत्री का निर्धारण हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पुरुष है। इसलिए हम तथ्य में लास्ट में लिख सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है, और लिंग गुणसूत्र पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का नर और मादा के रूप में निर्धारण होता है। 2 प्रकार से आप इसका लास्ट में जवाब लिख सकते हो अपने कथन के अनुसार कि
दो तरह से सवाल ही बन सकता है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण क्या है समझाइए। तो आप लिखेंगे इस प्रकार लिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, दैट्स ऑल, लड़की और लड़के का। और प्रश्न आता है कि पुत्र और पुत्री का निर्धारण किस प्रकार होता है, कैसे होता है। तो आप ये सब लिखते हुए लास्ट में लिखेंगे कि लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही स्त्री और पुरुष नर और मादा या पुत्र और पुत्री का निर्धारण होता है। इसमें पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है यही पुत्र और पुत्री के निर्धारण के लिए या नर और मादा के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, ना कि स्त्री का लिंग गुणसूत्र या स्त्री। ओके, थैंक यू।